बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप काफी अच्छे से होंगे। हमारे पास जो क्लास थी, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये है कि आज की जो क्लास है ईद से पहले आखिरी मुलाकात है मेरे ख्याल से। अगले हफ्ते तो मेरे ख्याल से ऑफ होगा संडे का, और उसके बाद फिर आपकी ईद होगी, और ईद के बाद आज इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट से टाइम में दो चैप्टर्स का ना मैं क्विक एक एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू लूंगा। जो दो छोटे चैप्टर्स हैं सेकंड डे से रिलेटेड है, लेकिन एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसमें क्या क्या बातें हैं डिस्कस करने वाली, इनको मैं डिस्कस करूंगा। दो चैप्टर्स हैं, दोनों चैप्टर्स एक साथ ही इंशाल्लाह आज एंड हो जाएंगे। अगर बिलफर्ज आपसे कोई कहता है कि ये बताएं गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो याद रखिएगा एक ऐसी डिवाइस है कि जो डिटेक्ट और मेजर करती है स्मॉल करंट। अच्छा, याद रखिएगा इसमें एक रिलेशन होता है, और वो ये होता है कि जिसमें जो करंट होता है वो डिफ्लेक्शन की क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा करंट प्रोड्यूस पास होगा डिफ्लेक्शन उतना क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जितना कम करंट पास होगा डिफ्लेक्शन उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, दो तरह के गैल्वेनोमीटर की कन्वर्जन होती है। एक आपके पास कहलाता है एमीटर, और एक कहलाता है आपके पास वोल्ट मीटर। सेकेंड लेवल पे बात करें तो ये प्रॉपर क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर का भी और एमीटर वोल्ट मीटर का भी। एमीटर लार्ज करंट को डिटेक्ट करने वाली डिवाइस जो गैल्वेनोमीटर से ही बनती है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को या फिर वोल्टेज को मेजर करने वाली डिवाइस जो कि बुनियादी तौर पे गैल्वेनोमीटर से ही बनती है। इसकी कन्वर्जन कैसे की जाती है ये तो पता होगा। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक दो बच्चे जवाब दे रहे हैं बेटा। एमीटर को गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए सिंपली आप क्या करते हैं, पैरेलल में शंट कनेक्ट करते हैं। शंट भी कह सकते हैं इसको, और लो रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। पैरेलल में शंट या फिर लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो एमीटर बनता है। और यहां पर सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, तो जब सीरीज में आप हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ख्याल रखिएगा इसके एमीटर के शंट का जो फॉर्मूला होता है, आरएस का फॉर्मूला होता है आईजी आरजी अपॉन आई माइनस आईजी। अच्छा, ख्याल रखिएगा यहां पर एक फॉर्मूला जो सेकेंड ईयर में यूज नहीं होगा लेकिन एप्टीट्यूड लेवल में यूज होगा, और वो क्योंकि सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल जितने भी होंगे सब में यही वाला फॉर्मूला यूज हुआ होगा। आईएस बराबर होता है, आईएस इज द करंट ऑफ शंट। आईएस इज द करंट ऑफ शंट। पूरे सेकेंड ईयर के न्यूमेरिकल में ये वाला न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास पेपर में एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के वाले से ये वाला सवाल आया हुआ है। आईएस बराबर होता है आई माइनस आईजी के। मतलब उन्होंने बदतमीजी क्या की थी, बच्चे को पता है आईजी आरजी आई माइनस आईजी। अब उन्होंने क्या किया, करंट गिवन नहीं किया था, करंट गिवन नहीं किया था, आई की वैल्यू गिवन नहीं की थी, शंट भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और उन्होंने कहा करंट ऑफ शंट निकालो। अब करंट ऑफ शंट निकालने के लिए अगर मैं बोलूं करंट ऑफ शंट निकालो, जो शंट से करंट पास हो रहा है, तो यहाँ पे आईएस मौजूद है, तो आईएस तो मौजूद ही नहीं है। तो बच्चा परेशान कि भाई अब आईएस यहां से कैसे निकालेंगे, तो ज्यादातर बच्चों ने समझा कि वो आरएस निकालना है या आई निकालना है, इस तरह से वो उसमें कंफ्यूजन हो गई थी। तो यहाँ पर आईएस के लिए क्या होता है, आई माइनस आईजी। तो पहले आई आप निकालेंगे, मेरे ख्याल से आई दे दिया था, आई भी दे दिया था, आईजी भी दे दिया था, जस्ट आईएस निकालना था। तो बाकी वो बच्चे इसी फॉर्मूले में उलझे रहे। तो आईएस का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, आई माइनस आईजी। आईजी इज द करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। आपने चैप्टर 15 के जब न्यूमेरिकल्स के होंगे तो आपको पता होगा किस तरह के इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, वही सेम कॉपी पेस्ट होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि अलग से न्यूमेरिकल्स आ जाए। अच्छा, आरएच का फॉर्मूला जो है V अपॉन
आई जी माइनस आर जी। यहां पे आपके पास आर एच का फॉर्मूला जो होता है वो वी अपॉन आई जी माइनस आर जी के बराबर होता है। एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा यहां और ऊपर के दोनों के लिए, यहां पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी जी प्लस वी एच के बराबर है, यानी यहां पे दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सम होते हैं। और ऊपर वाले केस में जो Vg है और जो Vs है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। यानी अगर बिलफर्ज इक्वल होता है, माइनस नहीं होता, इक्वल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो शंट के का वोल्टेज है वही गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज है, और जो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज है वही किसका वोल्टेज है, शंट का वोल्टेज है। और इन दोनों में मिलके एक फॉर्मूला है जो यूज होता है और वो होता है V इजिकल टू आई आर। तो Vg इजिकल टू आई जी आर जी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक न्यूमेरिकल बनाता हूं, अच्छा सेकेंडरी लेवल पे न्यूमेरिकल बड़े सिंपल हैं। सेकेंडरी लेवल पे क्या होता है, सेकेंडरी लेवल पे न्यूमेरिकल सिंपल है, फॉर्मूला मुश्किल है, लेकिन क्योंकि डेटा बनाना आसान होता है तो डेटा बना के बच्चा फौरन से दे देता है। वो होता क्या है, वो आपको सेकेंडरी लेवल की बात कर रहा हूं, आई जी आर जी आई जी ये देंगे, बोलेंगे आर एस निकाल लो, बी आई जी आर जी दे देंगे, बोलेंगे आर एस निकाल लो, ये इस तरह के मंजर होंगे। ठीक है, जब आप यूनिवर्सिटी टेस्ट देने जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको जो सवाल देंगे वो इसके अंदर से नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है ये दो फॉर्मुलाज बच्चे को टन टन रटे हुए हैं। वो क्या करेंगे, वो कहेंगे भाई जो करंट है गैल्वेनोमीटर का वो इतना है, और ये हो गया कि भाई करंट जो एमीटर में पास हो रहा है वो इतना पास हो रहा है, तो बताओ शंट में कितना रेजिस्ट करंट आ रहा होगा। तो कितना शंट में करंट आ रहा होगा, तो वो आई एस है। अब आई एस के लिए आई माइनस आई जी किया आपने। आगे चलते हैं, अब उन्होंने कहा भाई ये सारे मामलात हैं और इसके बाद ना बताएं शंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब अगर शंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो शंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ शंट। कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, शंट का वोल्टेज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। कैसे निकालें भाई, तो इसका निकालने का तरीकाकार ये कि आप सिंपली क्या निकालोगे, Vg निकालोगे, यानी आपने जो भी गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग पहले कोशिश करनी है किसी तरह क्या निकल जाए, Vg निकल जाए। Vg निकल गया तो Vg किसके बराबर होगा, Vs के बराबर होगा। और ऐसे भी पास पेपर में एमसीक्यूज आए हुए हैं कि उन्होंने डायरेक्ट Vg दिया हुआ है। ये बदतमीजी बहुत होती है हमारे यूनिवर्सिटी लेवल के टेस्ट में कि वैल्यू गिवन है, अंदर ही वैल्यू गिवन है। मैं आपको एग्जांपल दूं, पिछले पिछले पेपर में आया एनईडी में, एनईडी के पिछले 2023 का पेपर था, 2023 में होगा ना, हाँ 23 का पेपर है। 2023 के पेपर का एक सवाल है और वो सवाल मैं अभी आपके सामने लिखूंगा ऐसे ही रफली तौर पे, और आप पिक कीजिएगा कि इसका आंसर है क्या। सवाल में ये दिया हुआ था, नहीं एग्जैक्टली ये सवाल नहीं है, मेरे जहन में एक एक्यूरेट वो नहीं आ रही है चीज कि वैल्यू है कि जब 2023 का पेपर देखेंगे उसमें मिलेगी आप लोगों को। मास एंड वेलोसिटी इज समथिंग, उन्होंने वैल्यू दे दी। ये एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट मैं, ये एक्यूरेट एमसीक्यूज नहीं है। अब उन्होंने मास एंड वेलोसिटी की वैल्यू दे दी, तो भाई मोमेंटम इज द मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास एंड वेलोसिटी की जब उन्होंने वैल्यू दी हुई है तो वही वैल्यू किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। साथ में उन्होंने मुख्तलिफ वैल्यूज भी दी हुई थी कि भाई ये वैल्यू है वो वैल्यू है। तो जब उन्होंने मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी है तो फिर आगे आपको मोमेंटम कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं समझाने का मतलब ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आया है ये, वरना जो है ना आपको ज्यादा बेहतर समझ में आता कि होगा क्या, वैल्यूज दी हुई है, वो चाहते हैं आप वैल्यूज में उलझ जाए, वो चाहते हैं आप वैल्यूज में उलझ जाए। और उसमें एक ना एक रास्ता ऐसा दिया हुआ होता है कि सिंपली उसको देख के पता चल रहा होता है कि भाई ये तो इसके बराबर होता है। तो इसका आंसर ये है, जैसे मिसाल के तो यहाँ पे इतने सारी वैल्यूज दे दी, साथ में उन्होंने बोला शंट का करंट निकालो, आपको आई भी गिवन है आई जी भी गिवन है, तो इतनी सारी जो वैल्यूज तुमको इग्नोर करके सिर्फ आई में से आई जी को क्या करना है, माइनस करना था और आंसर आ जाना था। तो ये मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये जो चीजें, इन चीजों में आपने ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं है कि एमसीक्यू सिर्फ मुश्किल ही आए, कभी कभी बहुत आसान एमसीक्यूज होता है, लग हमें मुश्किल रहा होता है। चले जी,
एम मीटर और वोल्ट मीटर। अच्छा, एम मीटर और वोल्ट मीटर के बाद इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है, सेंसिटिविटी। अच्छा, सेंसिटिविटी से काफी दफा एमसीक्यूज आए में, सेकंड ईयर में वाला टॉपिक बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंसिटिविटी का नहीं आता, एप्टीट्यूड के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है सुनिए लो। सेंसिटिविटी का मामला होता है, क्या होता है मामला, ये मैंने बड़े ट्रिकी अंदाज में सेकंड ईयर में याद करवाया था, है ना, बेंजी। भूलोगे, मैंने बोला था वही ऐसे याद आया होगा। मैंने जो नहीं है पढ़ते उनको बता दूं, मैंने बोला था भाई देखो, जब हम लड़कों की आदत होती है, जब मामला थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, जब जब मामला थोड़ा क्या हो जाता है, सेंसिटिव हो जाता है, तो हम अब वैसे तो लगे रहते हैं कोशिशों में, ठीक है ना, मर्द कभी हार नहीं मानता, लगा रहता है बेचारा कोशिश में। वो कहते हैं साइमा नहीं तो नूर जहां, अभी इश्क हैं और इम्तिहान, ठीक है। वो एक दफा हुआ ना कि कॉल करके उसने कहा कोमल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो उसने कहा अरे पागल मैं कोमल नहीं आयशा हूँ, उसने कहा अरे आयशा मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। तो मर्द का कभी दिल, वो कहते हैं ना हर हमारे पास स्लॉट खाली रहता ही रहता है, तो वैसे ही, लेकिन अगर दिल पर ना मामला क्या हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, मामला क्या हो जाए सेंसिटिव, तो हम फौरन पता है किस बात पे आते हैं, अरे आप तो मेरी बहन सी हैं, मामला सेंसिटिव होता है तो जय फौरन बहन बनाता है, अल्लाह पाक की कसम भी मेरी बहन जैसी है, ठीक है ना, ठीक है। तो सेंसिटिविटी किसके बराबर होती है, बेन सी, ठीक है, बेन सी। अब यहां पे कौन क्या है जरा समझते जाइएगा। देखिए, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन भी कह सकते हैं, ए एरिया ऑफ कॉइल है, एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, और सी जो है वो सेंसिटिव अपना सी स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब इसका मतलब सेंसिटिविटी कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, चार। अभी ट्विस्ट देखिएगा, सिर्फ सुनते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट लेके आऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। चार चीजों पे डिपेंड कर रही है सेंसिटिविटी, कितनी चीजों पे डिपेंड कर रही है, चार। बी पे, ए पे, एन पे और सी पे। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, एरिया ऑफ कॉइल बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और स्प्रिंग कांस्टेंट यानी सेंसिटिविटी ऑफ स्प्रिंग जितनी ज्यादा होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी कम होगी, सेंसिटिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सेंसिटिविटी उतनी क्या होगी, कम। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक एमसीक्यूज आया जिसका आंसर ये चारों नहीं थे। हुआ ये कि देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब आपको गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी को चेंज करना होता है, तो आप इन चारों फैक्टर को चेंज नहीं करते हैं। अब मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इस क्लास के अंदर हमें हवा चाहिए, एसी तो चल नहीं रहा, फैन चला रहे हैं हम, लेकिन ये फैन ऐसे ही नहीं चल रहा, फैन ऐसे ही नहीं चल रहा। इस फैन के साथ ब्लेड्स लगी हुई, साथ में इसके साथ तार लगे हुए, तार के साथ इसके जो है बटन्स लगे हुए, बाहर पावर स्टेशन में या जो जनरेटर लगा हुआ है तो पीएमटी लगी हुई है। तो ये फैन अकेला अकलौता नहीं चल रहा हवाओं में, इस फैन के पीछे पूरी की पूरी एक साइंस बिछी हुई है। कहेंगे बिल्कुल सही है। अगर सपोज करें मुझे मुझे फैन किसी भी रीजन की वजह से चेंज करना है, तो मैं सिर्फ फैन चेंज करूंगा, जो इसके पीछे पूरी की पूरी जो सिस्टम है उस पूरे को चेंज करूंगा। आप कहेंगे नहीं, सिर्फ फैन चेंज करेंगे, बात खत्म। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर होता है फैन की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो फैन की स्पीड स्लो होने के बाद फैन को चेंज कर देते हैं, उसके सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर को चेंज कर देते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो कैपेसिटर है ना, वो ये स्प्रिंग है। गैल्वेनोमीटर का जो कैपेसिटर है वो कौन है, स्प्रिंग। तो जब गैल्वेनोमीटर की आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी होती है या घटानी होती है, तो पूरा गैल्वेनोमीटर चेंज नहीं करते। अगर पूरा गैल्वेनोमीटर आप चेंज करोगे, उसका क्या कहते हैं कॉइल भी चेंज कर रहे हो आप, उसका मैग्नेट भी चेंज कर रहे हो, तो भैया फिर नया गैल्वेनोमीटर ले आओ। एक अंडरस्टूड सी बात है ना। अगर आपको ये चारों चीजें चेंज करके एक नई चीज बनानी है, तो फिर तो नया गैल्वेनोमीटर बना रहे हो आप। अगर मुझे एक गैल्वेनोमीटर के अंदर, उसी गैल्वेनोमीटर के अंदर रहते हुए सेंसिटिविटी को चेंज करना है, तो मैं सिर्फ एक चीज को चेंज करूंगा, और वो क्या है, सी। याद रखिएगा, और वो सी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब सेंसिटिविटी डिपेंड तो चार चीजों पे कर रही है। अब देखिए कितनी बारीक सी लाइन है जो दो चीजों को तब्दील कर रही है। सेंसिटिविटी ये बिल्कुल वैसे में फैन की स्पीड किस पर डिपेंड कर रही है, और आप वो फैन की स्पीड कैपेसिटर पे डिपेंड कर रही है, तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि फैन की स्पीड कैपेसिटर पे डिपेंड कर रही है, फैन की स्पीड इसके ब्लेड के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रही है, फैन की स्पीड करंट जो आ रहा है उसको भी डिपेंड कर रही है, फैन की स्पीड वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताओ फैन की स्पीड अगर स्लो हो जाए और मुझे चेंज करनी हो, तेज करनी हो, तो मैं क्या चेंज करूंगा, तो आप कैपेसिटर बोलेंगे।
तो दोनों सवालात में फर्क है। अगर मैं कहता हूं कि सेंसिटिविटी डिपेंड किन चीजों पे करती है, तो वो 4 चीजों पे डिपेंड करती है जो सामने मैंने बता दिया। लेकिन अगर बिलफर्ज हमें गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को क्या करना हो, चेंज करना हो, तो उसके लिए हम स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ऐसा स्प्रिंग यूज करेंगे जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो, कम, तो सेंसिटिविटी खुद ब खुद क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ऊपर के तीनों फैक्टर्स में चेंज नहीं लाते। ये बात क्लियर हो गई है? ये छोटा सा डिफरेंस है। सवाल इधर पूछेंगे तो 4 डिपेंडिंग फैक्टर हो जाएंगे, इधर पूछेंगे तो एक का चेंज आएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, अब इसी के अंदर एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इस साल सेकेंडरी के एमसीक्यूज में आ जाएगा। मतलब एमटी के टीकेट या इनके एमसीक्यूज का टुक्का लगाना बहुत मुश्किल काम होता है, सेकेंडरी में लेवल पर अंदाज होता है। पोटेंशियोमीटर, याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर के जरिए आप क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से जाहिर है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस वाला मीटर, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस वाला मीटर। भैया जी बात ये है कि पोटेंशियोमीटर में एक एमसीक्यू याद रखना, और वो ये कि इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर के। पोटेंशियोमीटर में ना एक तार लगा होता है, वायर लगा हुआ होता है, प्रैक्टिकल अगर किया तो पता भी होगा। तो वायर जो होता है उसमें आपके पास वायर की लेंथ जितनी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी, सेंसिटिविटी बोल रहा हूं। एक्यूरेसी क्या होती जाएगी पोटेंशियोमीटर की, ज्यादा होती चली जाएगी। और वायर की लेंथ जितनी कम होती जाएगी, एक्यूरेसी उतनी क्या होती जाएगी। आपने कभी पोटेंशियोमीटर देखा है? आप सब ने देखा है, हर रोज देखते हैं, हर रोज यूज करते हैं। बताओ, चार्जर नहीं, कौन, डीमर, जिसको डीमर कहते हैं, रेगुलेटर कहते हैं। अक्सर और बेशतर जो गरीब घराने होते हैं हमारे जैसे, मेरे घर में भी यही है, उसको वही काम नहीं करता वैसे अक्सर और बेशतर, कि जो है ना 9 मतलब पे होता है ये कि सारे काम कर रहे होते हैं, वो नहीं काम कर रहा होता। रेगुलेटर नहीं होता जिससे फैन की स्पीड से वो स्लो और फास्ट कर रहे होते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, जिसमें जो है ना हमारे पाकिस्तानी के लोगों की खानदानी निशानी की उसके ऊपर की गुप्पी गायब हुई होती है, अक्सर बेशतर है ना। मतलब कोई ना कोई बच्चा शरारत में उससे ऊपर की गुप्पी जरूर गायब कर देता है, वो सिल्वर कलर का जो है ना नजर आ रहा था, जिसको जो ना जैसे उनके साथ मतलब वो स्किन के साथ दबा दबा के हम उसको मूव कर रहे होते हैं, तो उसके क्या होता है, फैन तेज हो रहा होता है और स्लो होता है, तो वो पोटेंशियोमीटर ही होता है। वो पोटेंशियोमीटर होता है, अगर आप कभी उसको तोड़ के बाहर निकाले ना, तो अंदर से रेगुलेटर में क्या होगा, वायर लिपटा नजर आएगा आपको, बहुत लंबा सा वायर होता है, उस वायर के जरिए पोटेंशियोमीटर की जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या आ रहा होता है, चेंज आ रहा होता है, तो वो पोटेंशियोमीटर ही होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपके पास अगर बिल फर्ज बात की जाए, 3, अच्छा व्हीट स्टोन ब्रिज होता है क्या, ये तो सेकेंड में पढ़ के आते हैं इज्जत के साथ बच्चा। इसमें याद रखिएगा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, बस इस पॉइंट को याद रख लें। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, बता दीजिए। करंट इक्वल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पॉइंट सिर्फ मैंने आपको बार बार बताया ना, सेकंड ईयर में जो पढ़ के व्हीट स्टोन ब्रिज जैसी लिखा आपने का पढ़ा हुआ, ये जैसी लिखा आप पढ़े हुए, तो मसला पता है क्या है, वो याद रखिएगा हमेशा जो है ना, हमेशा होता ये उसूल है कि आपसे वो टेस्ट में वो चीजें पूछेंगे जो उनको पता है कि यार इसको नहीं पता है, ये ठीक है। अच्छा याद रखिएगा बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज ये होता है कि अगर बिल पर व्हीट स्टोन ब्रिज में ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, इस तरह से एक होता है और बीच में जाए, ये है व्हीट स्टोन ब्रिज, आपने यहां से पढ़ा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर है। अगर गैल्वेनोमीटर अगर गैल्वेनोमीटर में करंट शो ना हो रहा हो, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट शो ना हो रहा हो, तो याद रखिएगा सपोज करें यहां का पॉइंट और यहां का पॉइंट आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे भी सपोज करें 5 वोल्ट है और इस पॉइंट पे भी कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट होने का मतलब ये कि दोनों साइड में वोल्टेज एक जैसा हो गया। जब दोनों साइड में वोल्टेज एक जैसा हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि अब यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो मेरा बच्चा होगा ये कि ये इस वक्त कहलाएगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है, ठीक है। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब होता है
if galvanometer shows no deflection, अगर galvanometer कोई डिफ्लेक्शन शो ना कर रहा हो। अच्छा, इसमें अगर गिवन आपके पास 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू गिवन हो जाए तो चौथा रेजिस्टर आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करने वाली डिवाइस। व्हीटस्टोन ब्रिज की दो एप्लीकेशंस होती हैं, एक होती है, बताओ कौन कौन सी होती है, दो एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। मीटर ब्रिज की मुंह से निकल रही है, एक कहलाता है मीटर ब्रिज और एक होता है पीओ बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ये दोनों आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशंस होती हैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि एबीओ मीटर कहलाता है यूनिवर्सल मीटर या फिर मल्टीमीटर। इसका काम होता है बैक वक्त करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों को क्या कर लेना, फाइंड आउट कर लेना। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 15 से, जो सेकेंड ईयर चैप्टर 15 है, अगर कोई भी एमसीक्यूज बनता है किसी भी लेवल पे तो वो इसी कॉन्सेप्ट के कहां से बनता है, अंदर अंदर से बनता है, इससे बाहर नहीं जाता। ठीक है, इसे जल्दी से राइट डाउन कीजिए। अगले हफ्ते अगर क्लास हुई तो अगले हफ्ते, वरना उसके अगले हफ्ते मेरा जो जब भी फिजिक्स का टेस्ट होगा तो वो टेस्ट आप लोगों का चैप्टर 15 और 16 का ही होगा। अभी मैं देखता हूँ कितना टाइम अवेलेबल है, जल्दी से इसको राइट डाउन करें, फिर हम जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए जी, उम्मीद है कि लिख लिया होगा आप लोगों ने। कुछ पास्ट के जो है एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज लिखें, पहला वाला, आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव, ideal voltmeter should have, ideal voltmeter should have, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है, आइडियल वोल्ट मीटर शुड हैव, अब ऑप्शन नंबर 1 लिखो, जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जीरो। अब साकिब जीरो तो हो ही नहीं सकता, अगर तुम हाई जवाब दो ना फिर भी मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा थोड़ी सी, कि चलो हाई में कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि वोल्ट मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हाई होती है। याद रखिएगा इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि आप देखिए एक उसूल याद रखना, वोल्ट मीटर उस वक्त बनाया जाता है जब रेजिस्टेंस क्या करते हैं आप, हाई करते हैं। अब हाई को जितना ज्यादा करते रहोगे वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी में उतना ज्यादा क्या आता रहेगा, बेहतरी आती जाएगी। ठीक है ना। तो अब अगर बिलफर्ज में रेजिस्टेंस को क्या कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, इनफाइनाइट मतलब मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम, ठीक है ना, तो फिर वोल्ट मीटर भी क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा। ना उसको मैक्सिमम, ना उसको इनफाइनाइट करना पॉसिबल है और ना वोल्ट मीटर को आइडियल करना पॉसिबल है। क्या मिनिमम हो जाता है, जीरो हो जाता है।
बेटा लिखो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ये बड़ा अहम एमसीक्यूज भी है और कॉन्सेप्ट भी है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड एमीटर इज, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन galvanometer and ammeter is ammeter is ऑप्शन नंबर 1 लिखो, ammeter 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 shows ammeter shows magnitude, ammeter shows magnitude of direction, magnitude of current, ये इसका आंसर रहेगी, ठीक है। ammeter shows magnitude of current, whereas galvanometer galvanometer shows magnitude as well as direction of current, whereas क्या लिख पा रहा हूं, galvanometer shows magnitude as well as direction of current, समझ में आ गया। गैल्वेनोमीटर में और एमीटर में सेकेंड लेवल में जो फर्क बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट और मेजर कर सकता है, और जो एमीटर होता है वो हाई करंट को डिटेक्ट और मेजर कर सकता है। ये सेकेंड लेवल पे बात की जाती है। जबकि याद रखिएगा एमीटर में और गैल्वेनोमीटर में, अच्छा एमीटर भी करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। दोनों के दरमियान असल जो फर्क है वो है डायरेक्शन का। एमीटर सिर्फ और सिर्फ करंट का मैग्नीट्यूड बताता है, करंट, जबकि जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट की डायरेक्शन भी बताता है और साथ साथ आपके करंट की मैग्नीट्यूड भी बताता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला सवाल दो एमसीक्यूज है ना, एक और एमसीक्यूज लिख लो। एमीटर कनेक्टेड इन ammeter connected in dash with circuit, ammeter connected in dash with circuit। ऑप्शन 1 लिखो सीरीज, ऑप्शन नंबर 2 लिखो पैरेलल, ऑप्शन नंबर 3 लिख लो बोथ। ammeter connected in dash with circuit, ऑप्शन नंबर 1 लिखो सीरीज, ऑप्शन नंबर 2 लिखो पैरेलल, ऑप्शन नंबर 3 लिख लो बोथ, ऑप्शन लास्ट लिख लो नन। जी एक बात बता दूं, या तो सीरीज है या तो पैरेलल। तुम क्या कहते, तुम सीरीज बोल रहे हो और तुम पैरेलल, किंजा पैरेलल। एमीटर ऑलवेज कनेक्ट इन, द करेक्ट आंसर इज सीरीज। आप कहेंगे बदतमीजी है सर, अभी तो आपने पढ़ाया था पैरेलल। चंदा वो पैरेलल जो पढ़ाया है ना वो शंट के लिए होता है, कि जब आप शंट लगा रहे होते हैं तो शंट को पैरेलल में लगाते हैं, एम मीटर को पैरेलल में नहीं लगाते हैं, एम मीटर को सर्किट के साथ सीरीज में लगाते हैं। एम मीटर को लगाने में और एम मीटर को बनाने में फर्क है। ये जो शंट होता है ना, ये शंट एम मीटर बनाने का प्रोसेस है। एम मीटर जब बन रहा होता है तो शंट को कैसे लगाया जाएगा, पैरेलल में लगाया जाएगा। अब बन गया एम मीटर, डब्बा बन गया। अब ये एम मीटर जो बन गया है इसको जब सर्किट के साथ लगाओगे तो कैसे लगाओगे, सीरीज में लगाओगे ना, क्योंकि एमीटर में आपने करंट मेजर करना है और करंट सीरीज में सेम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सीरीज होगा। अच्छा इसी जगह उल्टा हो जाए, वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन, पता कि वोल्ट मीटर में सीरीज में लगाया जा रहा है, तो वो सीरीज में जो लगाया जा रहा है वो हाई रेजिस्टेंस लगाया जा रहा है अपना वोल्ट मीटर बनाते हुए।
बात समझ में आ रही है? तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद सर्किट, और उसका जो हाई रेजिस्टेंस लगी है वो सीरीज में लगेगा। दोनों में के फर्क को समझ के चलो आगे, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अगला सवाल लिखो। अगला सवाल पहले सवाल से कनेक्टेड है। इन आइडियल द आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर इज डैश। वहां पे वोल्ट मीटर वाला सवाल किया था पहला वाला में। आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ ideal resistance of ideal resistance of m meter is dash। इसका आंसर बहुत आसान भी है और आपको दे भी देना चाहिए, 0। तो थोड़े बहुत जो उल्टे सीधे एमसीक्यूज थे वो भी क्लियर कर लिया हमने। बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो जिस तरह के मैंने चैप्टर उसमें जो है ना एक दिन जो है ना शीट लेके जब सेकंड एग्जाम निकल जाए बैठना और विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करना, वही सिंपल एमसीक्यूज आते हैं कि करंट इतना है, रेजिस्टेंस का शंट इतना है, तो बताओ आरएस कितना होगा, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पर आके आपका ये पूरा एक चैप्टर आज की क्लास में हमारा क्या हुआ है, एंड हुआ है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा कोशिश मेरी यही होगी, पहले इरादा ये था कि क्लासेस जो है आप लोगों की डिले कर दी जाए, और लेकिन क्योंकि एनईडी ने टेस्ट जो है पहले अनाउंस कर दिया है कि एनईडी टेस्ट जो लेगी वो कब लेगी, मेरे ख्याल से मई में ले रही है, जून में, मई में, अप्रैल में ले रही है, अप्रैल या मई में पता नहीं कब ले रही है। नहीं टेस्ट की अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है मेरे ख्याल से, टेस्ट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लास्ट डेट लेकिन उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल से 20 है या 30 इस तरह से लास्ट डेट है। तो अब उसमें अगर बिलफर्ज एनईडी नस की तरह पेपर से पहले टेस्ट क्या कर देती है, अनाउंस कर देती है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों को अपना कोर्स ऑलमोस्ट क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा, ताकि एटलीस्ट कहाँ जा सके आप, एनईडी की तरफ जा सके, ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद फिर आपके पास अभी ऑप्शन तो खत्म नहीं होंगे। अभी आप एनईडी अप्लाई करेंगे, एनईडी के बाद सर सैयद की तरफ भी जा रहा होता है बच्चा, मेहरान की तरफ भी जा रहा होता है, नस्ट की तरफ भी जा रहा होता है, फास्ट जी की भी रहा। तो अपने सर्चिंग में रखो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी डेट्स हैं और आप किन किन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आपकी रेंज क्या है। कभी अगर बिलफर्ज है ना, जैसे आफ्टर उसमें ईद जो है मैं आता हूँ, तो अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ना ऑप्शंस मेरे साथ या तो बैठ जाना पर्सनली कि मेरी ये परसेंटेज है, क्योंकि अब आप लोगों को ग्रेस मार्क्स, स्कूटनी, सप्ली, डपली सारी चीजें क्लियर होने के बाद आप लोगों को अपनी वर्थ और औकात पता चल चुकी है। अगर आपकी परसेंटेज ये है तो मैं कहाँ जा सकती हूँ, जा सकता हूँ, और अब मेरी परसेंटेज अगर ये है तो मैं मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बच्चा उसकी 56 परसेंटेज है, तो मैं उसको एनईडी का मशवरा नहीं दूंगा, मैं यही बोलूंगा कि भाई एनईडी को फॉर्म जमा करा के और एनईडी का टेस्ट देके अपने पैसे बर्बाद नहीं करो, ये मेरा मशवरा होगा। बाकी टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए वो जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन 4,500 रुपए में अगर वो टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा है तो मेरे पास आ जाए, मैं 2,000 रुपए में करवा दूंगा, अलग से बैठा के टेस्ट ले लूंगा एयर कंडीशन में। तो लिहाजा एक सिर्फ टेस्ट प्रैक्टिस होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा है उसकी 70 परसेंटेज है, 67, 71 इस तरह की परसेंटेज है और वो एनईडी नहीं जा रहा है तो गलती करेगा। उसको एनईडी में बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो मेडिकल की बच्ची हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की बच्ची हो, बच्चा हो, क्योंकि अगर बिल फर्ज आप इस परसेंटेज के साथ एनईडी में नहीं अप्लाई करते हो तो बेवकूफ़ी होगी। उसका रीजन ये है कि अगर मेडिकल वालों के लिए क्यों बोल रहा हूँ, एनईडी एक बेहतर चॉइस होती है। फॉर इंस्टेंस आपका एमबीबीएस में नहीं होता है, बीडीएस में नहीं होता है, डी फार्मेसी में नहीं होता है, और आपको इंतहाई माठी किस्म की यूनिवर्सिटी मिल रही है मेडिकल की किसी फील्ड में, तो उससे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसमें बायो इंजीनियरिंग की साइड पे चले जाएं और उसके साथ अपने स्कोप कहाँ बढ़ा लें, आप आगे बढ़ा लें। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, लेकिन मेरे ख्याल से बायो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट भी मुझे लगता है इस बार एनईडी का 79-80 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फूड एंड साइंस है, इस मेडिकल वाले बच्चे के पास बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, सबसे ज्यादा ऑप्शन ही मेडिकल वाले बच्चे के पास होता है। मेडिकल का बच्चा किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकता है, उसके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। इंजीनियरिंग का बच्चा मेडिकल साइड पे नहीं आ सकता, लेकिन मेडिकल का बच्चा बहुत सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं इंजीनियरिंग की भी जिनमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना? चलें खैर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं स्टूडेंट्स, और आप लोगों से तो आप आगे अगले हफ्ते भी मुलाकात नहीं होगी, इंशाल्लाह ईद के बाद ही मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।